हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज हम आपको पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वह है पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण। हमारे इस पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में जो पारिस्थितिकी तत्व हैं, जो पारिस्थितिकी तत्व में बात हम करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषक तत्व हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषक तत्व हैं उनका संचरण कैसे होता है, उनका फैलाव कैसे होता है, उनका गमन कैसे होता है, तो इसी बात का आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण, चरण माने चलना, संचरण माने विशेष तरीके से चलना। जब पोषक तत्व पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष तरीके की यात्रा करते हैं तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण। चलिए आज देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। बात है पहले पोषक तत्वों की गतिशीलता। जो पोषक तत्व हैं वह पोषक तत्व कैसे गतिशील हैं, इसी गतिशीलता का इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। जीवंतता का आधार है, फिर से दोहरा दूं, पोषक तत्वों की गतिशीलता जीवंतता का आधार है। यदि कोई जीवन है, कहीं जीवंतता है, तो उस जीवन और इस जीवंतता में पोषक तत्व उसके आधार हैं। कल्पना करिए किसी भी जीव में जब तक पोषक तत्व नहीं होंगे उसमें न जीवन हो सकता, न वह जीवंतता आ सकती है। तो साफ शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीवंतता का आधार क्या है, तो सीधी सी बात पोषक तत्व। पोषक तत्व ही जीवंतता का आधार है। अब अगला पॉइंट है प्रमुख तत्व। यह जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनकी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख में है नंबर 1 गैसें। 2 शब्द हैं, यहाँ से मैं फिर लूँ। पोषक तत्व की गतिशीलता जीवंतता का आधार है। तो जो पोषक तत्व हैं वह जीवन के आधारी स्तंभ हैं। यह पोषक तत्व जीवन के आधारी स्तंभ जो हैं वह 2 तरह से हैं। नंबर 1 प्रमुख गैसें, ऑक्सीजन या इस तरह की जितनी गैसें हैं वह इस पोषक तत्वों की एक धुरी है। दूसरी धुरी है प्रमुख खनिज तत्व। अब दोनों की सिचुएशन को समझिए। किसी जीव में गैसों की मात्रा और खनिजों की मात्रा जो पोषक तत्वों का निर्माण करती है वह कैसे, तो ऑक्सीजन या वायुमंडल की सारी गैसें हवा में और खनिज सारे हमारी मिट्टी में। एक पौधा मिट्टी से खनिजों को लेता है, आकाश से, वायुमंडल से गैसों को लेता है, फिर यहाँ से जीवन शुरू होता है। कोई पौधा मिट्टी से खनिज, वायुमंडल से गैसें लेकर के वह अपनी जीवन यात्रा जो शुरू करता है और वह जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, अंकुर पौधे का रूप लेता है, विशाल वृक्ष बनता है, फल फूल आते हैं, फिर वह किसी का जीवन बनता है, किसी का भोजन बनता है, किसी का पोषण बनता है। यह सारी चीज़ें एक साथ इस पूरे कायनात में, इस पूरे ब्रह्मांड में परिसंचरण करती हैं, गतिशीलता को प्रदान होती हैं, गति करती हैं। तो पोषक तत्व जीवन की गतिशीलता के आधार हैं और यह पोषक तत्वों का 2 स्रोत है, एक वायुमंडलीय गैसें और दूसरा मिट्टी से प्राप्त खनिज। आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्वों का अर्थ क्या है? पोषक तत्वों का अर्थ क्या है? नंबर 1 जैविक अजैविक पदार्थ। जैविक अजैविक पदार्थ से जीवों की संरचना होती है। पोषक तत्वों का अर्थ आप समझ रहे हैं। नंबर 1 जैविक अजैविक पदार्थ से
जीवों की संरचना होती है। और जब जैविक अजैविक पदार्थ मिल करके किसी जीव की संरचना करते हैं, किसी जीव को जन्म देते हैं, किसी जीव की उत्पत्ति के कारक बनते हैं, तो फिर क्या होता है, उत्तकों का निर्माण होता है और उनका संवर्धन होता है। यदि पोषक तत्व जैविक अजैविक पदार्थों से जीवों की जो रचना होती है, उस जीव में उत्तकों का निर्माण होता है, उन उत्तकों के निर्माण से संवर्धन विकास, उस जीव के शारीरिक विकास में यह अहम रोल अदा करते हैं। वायुमंडल से प्राप्त गैसें, गैस क्या है, गैस का स्रोत क्या है, गैस वायुमंडल से प्राप्त होती है और खनिज मृदा से प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गैस कहाँ से प्राप्त होती है, वायुमंडल से। खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, मृदा से। गैसें और खनिज यह दोनों मिलकर के पोषक तत्व को जन्म देते हैं, और जब यह पोषक तत्व को जन्म देते हैं तो वहाँ से जीवन शुरू होता है, और उससे जो पोषक तत्व उस जीव को प्राप्त होते हैं उससे सेल बनती हैं, उससे उत्तकों का निर्माण होता है, उन उत्तकों से उसका शारीरिक विकास होता है। इस तरह एक जीवन यात्रा क्रमशः आगे बढ़ती है। यह प्रक्रिया जैव भू रसायन विधि से संपन्न होती है। अब यह सारी चीज़ें जो हैं कैसे संपन्न होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जैव भू रसायन विधि से संपन्न होती हैं, और जब यह जैव भू रसायन विधि से संपन्न होंगी तो इसे कहते हैं चक्र, अर्थात सर्किल। चक्र का से हो गया कोई व्यवस्था जहाँ से शुरू होती है वहीं आकर के समाप्त होती है, तो एक चक्र का निर्माण होता है। यह वायुमंडल से गैसें, मिट्टी से खनिज, फिर जैव अजैव पदार्थ मिल करके जीवों की जो रचना करते हैं, और यह एक प्रक्रिया के तहत होता है। उस प्रक्रिया का, उस विधि का नाम है जैव भू रसायन चक्र। इस जैव भू रसायन चक्र का कार्यक्रम कैसे संचालित होता है इसकी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप इतना जानिए कि इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरी प्रक्रिया का नाम है जैव भू रसायन चक्र। प्रमुख पोषक तत्व कौन है, मैं एक एक करके चर्चा कर लूं, जिससे कि आपको जैव भू रसायन चक्र समझने में सुविधा होगी। वह आप सरलीकृत तरीके से, बहुत सरल तरीके से, आसानी से आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो चलिए, प्रमुख पोषक तत्व। प्रमुख पोषक तत्व कौन है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो प्रमुख पोषक तत्वों में नंबर 1 है ऑक्सीजन। फिर है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा और जल। ये जो सारे पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, जल, यह सारे प्रमुख पोषक तत्व हैं। ये सारे जो प्रमुख पोषक तत्व हैं, यही सारे प्रमुख पोषक तत्व जीव निर्माण में अहम रोल अदा करते हैं। अब अगली बारी है, इस सबका संचालन चक्री तरीके से होता है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, चाहे जितने नाम लिए जा रहे हैं, यह सब एक चक्री व्यवस्था से चलते हैं। आज यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे, एक सर्किल में अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो प्रमुख पोषक तत्व ये हैं और यह एक चक्री व्यवस्था से संचालित होते हैं। अब है जैव विकास और पारिस्थितिकी गत्यात्मकता निरंतर चलती है। यह शब्द आप बहुत साफ तरीके से जान लें। जैव विकास और पारिस्थितिकी गत्यात्मकता निरंतर, शाश्वत, लगातार, कंटिन्यू चलते हैं, यह रुकते नहीं हैं। इसीलिए प्रकृति गतिशील है, प्रकृति जीवंत है। क्यों? क्योंकि प्रकृति इसलिए जीवंत है, उसका आधार क्या है, जैव विकास और पारिस्थितिकी तंत्र। जैव विकास का है, इस संसार में चाहे जिस प्रकार के जीव हैं,
चाहे जितने प्रकार के जीव के स्वरूप हैं, सभी का उदय और सबका अंत कंटिन्यू चलता है। तो जैव विकास और पारिस्थितिकी गतिशीलता, यह दोनों साथ साथ चलते हैं, जिससे पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, जीवंत है, जीवन का स्रोत है। आगे चक्रीय व्यवस्था के प्रमुख अंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि यह चक्रीय व्यवस्था से चलता है, तो आपके मन में एक बात संशय कर रही होगी कि यह चक्रीय व्यवस्था क्या है, यह चक्र कैसे चलता है। उसी को मैं स्पष्ट कर दूं। चक्र अर्थात सर्किल, और यह सर्किल कैसे बनती है, यह चक्र कैसे चलता है। कहने का आशय यह है कि जैव विकास और पारिस्थितिकी गत्यात्मकता, जीवों का विकास, पारिस्थितिकी गतिशीलता, यह निरंतर चलती रहती है, शाश्वत चलती रहती है। जैव का विकास और पारिस्थितिकी, यह सब के सब एक साथ निरंतर गतिशील रहते हैं, इसीलिए प्रकृति जीवंत है, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। इस चक्रीय व्यवस्था को समझने के लिए चलिए हम बात करते हैं आगे चक्रीय व्यवस्था के प्रमुख अंग। चक्रीय व्यवस्था के प्रमुख अंग कौन है? तो प्रमुख रूप से 3 अंग है। इस चक्रीय व्यवस्था के जो प्रमुख 3 अंग हैं, उसकी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, जीव जो चक्र का माध्यम है भी, उद्देश्य भी। जीव जो चक्र का माध्यम भी है, उद्देश्य भी है। रीजन आप जान लीजिए, कारण या जान लीजिए। जीव और शिव, अणु और परमाणु के बीच में जो रोल है, वो एक के बिना एक अधूरा है। जैसे दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, जीव है तो शिव है। जीव जो इस चक्र का माध्यम भी है और वही उसका उद्देश्य भी है। यह चक्र क्यों चल रहा है? क्योंकि जीव है। यह चक्र का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जीव है। जीव ही उसका माध्यम है, जीव ही उसका उद्देश्य है। एक जीव से सारी चीजें दूसरे जीव में ट्रांसफर हो रही हैं, एक जीव के सारे तत्व दूसरे जीव में ट्रांसफर हो रहे हैं। जो अनुवांशिकी है एक दूसरे में जा रही है। तो उसके कहने का सिंपल सा आशय यह है कि जीव जो माध्यम भी है, उद्देश्य भी है। इस चक्रीय व्यवस्था का माध्यम कौन है? जीव। उद्देश्य क्या है? जीव। एक दूसरे से एक दूसरे की उत्पत्ति, एक दूसरे से एक दूसरे में सारे पोषक तत्वों का संचालन, परिसंचरण, ट्रांसफर, यही इस चक्रीय व्यवस्था का आधार है। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि जीव जो चक्र का माध्यम भी है, उद्देश्य भी है। यह चक्र तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक जीव न हो। यह चक्र क्यों चलता है? क्योंकि जीव है। तो माध्यम भी है, उसका एम भी है, उद्देश्य भी है। सौर ऊर्जा चक्र को गति देती है। और यह चक्र क्यों चलता है? जीव माध्यम है और उसका उद्देश्य भी जीव है। और इस चक्र को चलाता कौन है? उसको सक्रिय कौन करता है? इस चक्र को सक्रिय करता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा न होती तो यह पूरा चक्र शिथिल पड़ जाता, ठप पड़ जाता, रुक सा जाता, ब्रेक हो जाता। लेकिन यह पूरा चक्र क्यों चल रहा है? क्योंकि सौर ऊर्जा गति देती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक बीज मिट्टी में पड़ता है, सूर्य की रोशनी आती है, मिट्टी से नमी, वायु से हवा लेकर के वह बीज अंकुरित हो जाता है। वह नवांकुर जो फूटता है, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण करके सूर्य की जो गर्मी है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वह बीज प्राप्त करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, एक विशालकाय वृक्ष बनता है। और वह विशालकाय वृक्ष फल फूल से आच्छादित होकर के फिर उस फल फूल को खा करके कोई जीव जिंदा रहता है। फिर उस जीव से यह व्यवस्था दूसरे जीव में ट्रांसफर होती रहती है। तो कुल कहने का मात्र एक सा आशय है कि इस पूरे चक्रीय व्यवस्था का आधार कौन है? माध्यम कौन है? जीव। उद्देश्य कौन है? जीव। इस चक्र को चला कौन रहा है? सूर्य। सौर इस ऊर्जा को गति देता है। यह चक्र तब तक नहीं चलता जब तक सौर ऊर्जा न हो।
तो इसीलिए कहा गया कि सौर ऊर्जा चक्र को गति देती है। तीसरा है पृथ्वी जो संचालन का आधार है, सूर्य की रोशनी, यह जीव, इसका उद्देश्य, इसका माध्यम, यह सब कुछ कहाँ हो रहा है, इसका बेस क्या है, इसका धरातल कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी न होती तो यह कुछ भी न होता। इस तरह चक्र के जो 3 प्रमुख पॉइंट हैं उसको आप जान लें कि जीव जो चक्र का माध्यम है, उद्देश्य है, इस चक्र को सौर ऊर्जा चला रही है। यह सब कुछ कहाँ हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर हो रहा है। पृथ्वी ही उसका आधार है, पृथ्वी ही बेस है। पृथ्वी न होती तो शायद यह जीव, यह चक्र, यह परिसंचरण ऊर्जा का, एनर्जी का, जीव का, गतिशीलता प्रकृति की समाप्त हो जाती। जैव भू रसायन चक्र में पोषण 3 प्रकार से होता है। इस जैव भू रसायन चक्र में पोषण कितने प्रकार से होता है, तो 3। ये 3 प्रकार का जो पोषण होता है, अब आइए हम देख लेते हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जीवों में कोशिकाएं बनती हैं। इनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से जीवों में क्या होता है, कोशिकाएं बनती हैं। और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड, जब यह हाइड्रोजन, जब यह ऑक्सीजन तीनों मिलकर के जीव में कोशिकाएं बनाते हैं, जिससे क्या पैदा होता है, कार्बोहाइड्रेट। किसी जीव में कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, तो उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यह मिल करके जीवों में क्या करते हैं, कोशिकाएं बनाते हैं। और यह कोशिकाएं फिर कार्बोहाइड्रेट को जन्म देती हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो फिर क्या होता है, चर्बी में कन्वर्ट होता है। और जब वह चर्बी में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट से ही चर्बी निर्मित होती है। तो आप देख लें स्टेप बाय स्टेप प्रकृति कैसे आगे बढ़ती है। पहले कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यह तीनों मिलकर के जीव में कोशिकाएं बनाते हैं। फिर यह कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होती हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट से चर्बी बनती है, एक पोर्शन। दूसरी बात है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक, यह सभी मिलकर के द्रव्य बनाते हैं, सभी मिलकर के द्रव्य बनाते हैं। तो यहाँ चर्बी या कार्बोहाइड्रेट और यह सारे मिलकर के 2 पार्ट में बात है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट चर्बी में कन्वर्ट। फिर यहाँ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक मिलकर के द्रव्य बनाते हैं। तो 2 शब्द क्लियर हो गए, चर्बी और द्रव्य। जब द्रव्य टूटेगा, पदार्थ टूटेगा, तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। चर्बी क्या है, ऊर्जा का एक सूक्ष्म स्रोत है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से जीवों में कोशिकाएं बनती हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट से चर्बी निर्मित होती है। दूसरा चरण है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक मिलकर के द्रव्य का निर्माण करते हैं। और जब यह द्रव्य का निर्माण करते हैं, जिसके कारण कोशिकाओं के माध्यम से ऊर्जा संचरण, कैल्शियम कोशिकाओं की दीवारें बनती हैं। जब द्रव्य का निर्माण होगा तो ऊर्जा कहीं चुप नहीं रह सकती। ऊर्जा जब होगी तो वह गति करेगी। यही आज के टॉपिक का मूल स्रोत भी है, मूल निष्कर्ष भी है। ऊर्जा चुप नहीं बैठ सकती। ऊर्जा है तो वह संचरण करेगी, ऊर्जा है गतिशील करेगी। और यह ऊर्जा कैसे बनती है, द्रव्य से। और यही ऊर्जा इस पूरे जैव भू रसायन चक्र में चक्रीय व्यवस्था का आधारी स्तंभ है। चक्र कैसे चलता है, इसी कारण चलता है। एक जगह चर्बी, दूसरे जगह द्रव्य। चर्बी और द्रव्य मिलकर के जब वह आगे बढ़ते हैं, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में काम करते हैं, तो पूरी जैव भू रसायन चक्रीय व्यवस्था गतिशील होती है, चलती है। माध्यम से ऊर्जा संचरण से कैल्शियम कोशिकाओं की दीवारें मजबूत होती हैं। गंधक, अब लास्ट इस टॉपिक का निष्कर्ष है, गंधक इम्यूनो अम्ल पैदा करता है। गंधक जहाँ भी होगा, जब जीव में वह
प्रवेश करता है तो गंधक जीव के शरीर में एमिनो अम्ल पैदा करके प्रोटीन बनाता है। गंधक का एकमात्र काम है किसी जीव के शरीर में एमिनो अम्ल पैदा करेगा, अमीनो अम्ल पैदा करके वह प्रोटीन बनाएगा और जब प्रोटीन बन जाएगा तब पूरी व्यवस्था अंतिम दर्जे तक पहुंचेगी। अब है तीसरी बात, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? यह प्रमुख तत्व हैं। अब है सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व कौन कौन है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, क्लोरीन, जस्ता। पोषक तत्व ऊर्जा के साथ संयोग करके जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब यह ध्यान देने योग्य बात है, पोषक प्रमुख तत्व कौन है? लोहा, तांबा, मैग्नीज, क्लोरीन, जस्ता। यह सभी पोषक तत्व ऊर्जा से संयोग करेंगे और जब ऊर्जा से संयोग करेंगे तो वह क्या करेंगे? जैविक पदार्थ का निर्माण करेंगे। यह सभी तत्व मिलकर के जैविक पदार्थ का निर्माण करेंगे और जब जैविक पदार्थ का निर्माण होगा, यही प्रक्रिया, जैविक पदार्थ के निर्माण की यही प्रक्रिया जैव भू रसायन चक्र कहलाती है। यह चरण पूरा हुआ, यह बात स्पष्ट हो गई कि जैव भू रसायन चक्र कैसे काम करता है। तो इसके 3 स्टेप हैं जो चक्रीय व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं। उन प्रमुख अंगों में यह 3 जो प्रमुख बातें हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, चर्बी बनती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक मिल करके यह ऊर्जा बनाते हैं। ऊर्जा बनाने के बाद गंधक एमिनो अम्ल पैदा करके प्रोटीन बनाता है और जब यह प्रोटीन बनाता है, इस प्रोटीन से ऊर्जा जब संयोग करती है तो जैविक पदार्थ का निर्माण होता है। यही जैविक पदार्थ जैव भू रसायन चक्र का स्रोत, आधार, बेस और पूरी की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन का सबसे प्रमुख पार्ट है। इस तरह आज हमने आपको जैव भू रसायन चक्र कैसे काम करता है इस बात को बताने का प्रयास किया है। आप वीडियो को देखें, सुने, समझे और कमेंट करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि लगातार आपको वीडियो इस सारी टॉपिक की मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।